गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज़ में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में चर्चा की थी, जिसमें हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में फिर से पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस में और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें छिपी हुई हैं। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कि इसके अंदर कौन कौन से राज छिपे हुए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि पिछले वीडियोज में बताया गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ही कम किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ही कम किया जाता है। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंगल क्लॉज। सिंगल क्लॉज। अब ये जो सिंगल क्लॉज है, क्लॉज मीन्स क्या होता है? तो क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। अब क्लॉज में कोई भी क्लॉज आपकी होगी तो उस क्लॉज में, जैसे यहाँ पर सिंगल क्लॉज लिखा है मतलब एक उपवाक्य होगा, तो एक उपवाक्य में आपका मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगी। अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में बहुत ही कम किया जाता है, किंतु यदि किया भी जाता है तो उस वाक्य में टिल, बिफोर और ऑलरेडी जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस की बात हो गई कि बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं, और यदि करते भी हैं तो उस वाक्य में टिल, बिफोर और ऑलरेडी जैसे शब्दों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। आज हम देखें तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका प्रयोग मुख्यतः डुअल क्लॉज के लिए होता है। किसके लिए होता है? डुअल क्लॉज के लिए होता है। जरा ध्यान देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग मुख्यतः डुअल क्लॉज में किया जाता है। अब डुअल क्लॉज का मतलब क्या होता है कि इसमें दो उपवाक्य होंगे, दो उपवाक्य होंगे, और जब दो उपवाक्य होंगे तो अभी बताया गया कि क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है, सिंगल का मतलब एक उपवाक्य हो गया, डुअल का मतलब दो उपवाक्य हो गया। तो जब यहाँ जितने उपवाक्य होंगे उतने उपवाक्यों में उतने ही सब्जेक्ट और उतने ही फाइनाइट वर्ब होंगे। अब जब उतने ही सब्जेक्ट और उतने ही फाइनाइट हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर कितने उपवाक्य होंगे? दो होंगे। मान लीजिए एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दो उपवाक्य हो गए। तो यहाँ पर एक उपवाक्य आपका ये हुआ, दूसरा उपवाक्य आपका ये हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ होगी और एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब यहाँ भी होगी। और ये जो दोनों उपवाक्य हैं, ये किसी ना किसी कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होंगे, और जब किसी न किसी कंजक्शन के माध्यम से जुड़े होंगे तभी आपके डुअल क्लॉजेज होंगी। अब जब आपकी डुअल क्लॉजेज हो गई तो यहां पर आपके दो उपवाक्य हुए, दोनों में से एक आपका होगा, दूसरा आपका होगा। जितने उपवाक्य होंगे उतने सब्जेक्ट और उतने ही फाइनाइट वर्ब होंगे। अब फाइनाइट वर्ब से क्या मतलब है? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, अपने सब्जेक्ट के जेंडर के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब यहां पर आया डुअल क्लॉज। डुअल क्लॉज के माध्यम से आपका या तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है या फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है।
ध्यान देंगे, जिस वाक्य में कम से कम दो क्लॉजेज होंगी तो उससे या तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब बात यह रही कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, सिंगल क्लॉज नहीं बल्कि हम डुअल क्लॉज पढ़ रहे हैं। तो जब डुअल क्लॉज पढ़ रहे हैं तो डुअल क्लॉज के माध्यम से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और यहाँ पर यह देखेंगे कि उससे आखिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या फिर कॉम्प्लेक्स। तो अभी बताया गया कि जैसे आपका क्लॉज नंबर 1 हो गया, क्लॉज नंबर 2 सेकेंड हो गया, और ये दोनों क्लॉजेज किससे जुड़ जाएंगी? कंजक्शन से। तो कहने का मतलब कंजक्शन निर्धारित करता है कि वह सेंटेंस आपका कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें जो कंजक्शन यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या यूज किए जाते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किए जाते हैं। और जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किए जाते हैं तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए उपवाक्य को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अतः कहा जा सकता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम डुअल क्लॉज का प्रयोग करते हैं तो इससे कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। तो फिर किसका निर्माण होता है? होता किसका निर्माण है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना होता है और यहाँ पर जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी कंजक्शन लगाते हैं वो हमारे कौन से कंजक्शन होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से कौन सी क्लॉज बनती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज से बनने वाला सेंटेंस कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये हो गया। अब पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बता दी गई थी तो वही पहचान यहाँ भी कार्य करेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है पहचान में। वहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बताया गया था पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर वही होता है, बट यहाँ पर क्लॉजेज एक नहीं अब आपको 2 पढ़ना है। तो जब 2 क्लॉजेज होंगी तो दोनों ही क्लॉजेज निश्चित रूप से अलग अलग टेंस में होंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग डुअल क्लॉज में करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें शर्त क्या होती है, ये हमें जान लेना है। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले आपको नोट पॉइंट 1 लिखाया गया था, अब नोट पॉइंट 2 में आते हैं। दूसरा नोट क्या कहता है? नोट सेकंड आपका क्या कह रहा है ये जान लीजिए। नोट सेकंड कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, ध्यान देंगे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में किया जाता है, ऐसी दशा में किया जाता है, प्रायः ऐसी दशा में किया जाता है जब भूतकाल में, जब भूतकाल में 2 कार्यों का वर्णन हो, 2 कार्यों का वर्णन हो जिनमें से एक कार्य दूसरे कार्य से, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो जाता है। किंतु दोनों ही कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। किंतु दोनों ही कार्य
भूतकाल में समाप्त होते हैं, तब हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का। कहने का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब दो कार्यों का वर्णन हो, जिसमें से एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों ही कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। अब जब यहां पर कितने कार्यों का वर्णन किया गया है? दो कार्यों का। कितने कार्य? दो कार्य। तो जब दो कार्यों का वर्णन मिलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो दोनों कार्य अलग अलग होंगे, और जब दो कार्य अलग अलग होंगे तो दोनों के ट्रांसलेशन अलग अलग टेंस में भी किए जाते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं कि इनके ट्रांसलेशन जब दो कार्य होंगे तो दोनों कार्यों में से एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है, किंतु दोनों ही कार्य पास्ट टेंस में अर्थात भूतकाल में ही समाप्त हो जाते हैं। अब इनके ट्रांसलेशन करने का तरीका क्या है? हम जो है कहाँ इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि हम इनका ट्रांसलेशन कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हिंट्स में देखेंगे कि आखिर यहाँ पर आपको संकेत दिया जा रहा है, हिंट्स दिया जा रहा है। हिंट्स में क्या बताया जा रहा है, इस हिंट्स को फॉलो करेंगे, ट्रांसलेशन आपके समझ में आ जाएगा और किस पार्ट का ट्रांसलेशन कहाँ करेंगे। तो चलिए देखिए, हिंट्स में अगर देखें तो पहला पॉइंट है, यहां पर बताया गया कि यदि दोनों ही क्लासेस, ध्यान देंगे भाई, यदि दोनों ही क्लासेस, यदि दोनों ही क्लासेस पूर्व या फिर क्या कह सकते हैं पहले, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? बिफोर। यदि दोनों ही क्लासेस पूर्व या पहले, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिफोर से जुड़ी हों, से जुड़े हों, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में किया जाता है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज में किया जाता है। ये आपका हिंट्स है कि कहा गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी दशा में या अवस्था में किया जाता है जब उससे दो कार्यों का वर्णन होता है, जिनमें से एक कार्य दूसरे कार्य के पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों ही कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। यहां पर बताया गया कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन हम सिंपल पास्ट में करते हैं।
यहां पर हमने देखा कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेशन कहां करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका ट्रांसलेशन कहां करेंगे, सिंपल पास्ट में। लेकिन कंडीशन है, यहां पर शर्त है कि वो दोनों क्लासेस में यानी बीच में जुड़े होंगे, किससे, पूर्व या पहले से, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिफोर, अर्थात वो दोनों ही वाक्य या उपवाक्य किससे, पूर्व या पहले अर्थात बिफोर से जुड़े होने चाहिए, तभी ये हिंट्स आपका कार्य करेगा। अब यहां पर आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाया गया, वहां पर आपको पहचान बताई गई, लेकिन पहचान से यहां कोई मतलब नहीं है, पहचान तो यहां परफेक्ट की ही अलाउ होगी। अब यहां पर आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया गया सिंपल पास्ट का, पहचान पढ़ाई गई आपको पास्ट परफेक्ट की, स्ट्रक्चर भी आपको बताया गया पास्ट परफेक्ट का। अब इसके माध्यम से यहां पर जैसे आपको कहा गया कि हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ट्रांसलेशन अफर्मेटिव और निगेटिव के थ्रू करते हैं, तो हम यहां पर अगर सिंगल क्लॉज होती है तो उसी टेंस में जाते हैं जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डुअल क्लॉज हो जाती है तो डुअल क्लॉज में हमें दो दो टेंसेस का अध्ययन करना होता है। और जब दो दो टेंसेस का अध्ययन करना होगा तो दोनों टेंसेस के बॉडी ऑफ द सेंटेंस अलग अलग होते हैं और उन बॉडी ऑफ द सेंटेंस का हमें पालन करना है और ट्रांसलेशन करना है। अब यहां पर जैसे हम अफर्मेटिव की बात कर लें तो अफर्मेटिव में अभी हम डुअल क्लॉज की बात कर रहे हैं, यानी दो उपवाक्य जहां पर होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस की रूपरेखा देखते हैं, तो सबसे पहले तो आपका जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन करने का मतलब ये है कि अभी बताया गया कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन हम कहां करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेशन कहां करते हैं, सिंपल पास्ट में। तो अफर्मेटिव में ही हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि कार्य पहले समाप्त हुआ तो उसका ट्रांसलेशन हम कहां करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसका ट्रांसलेशन हम कहां करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे। ये हो गया। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आपके सामने रखी गई थी, वह यह रखी गई थी कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग तभी हम करेंगे जब उन दोनों क्लॉजेस को हम किससे जोड़ेंगे, बिफोर से जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। अब यहां पर आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, सिंपल पास्ट में बॉडी ऑफ द सेंटेंस बताया गया, पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंसेज में अर्थात सिंगल क्लॉज का आपको बताया गया कि उसका जो है रूपरेखा क्या होती है ट्रांसलेशन करने की। तो पास्ट परफेक्ट की रूपरेखा हम देखते हैं तो यहां पर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहां पर हेड होगा, हेड के बाद आपका V3 होगा, V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड। ये तो आपका पास्ट परफेक्ट का आ गया। उसके बाद दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का करेंगे। बिफोर का करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए, और सिंपल पास्ट में अब यहाँ पर एक नया टेंस आ रहा है तो जितनी क्लॉजेज उतने सब्जेक्ट और उतने ही फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर अब हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद पता है V2 होता है, V2 के बाद आपका जो भी हो उसको रख देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन जैसे इससे रिलेटेड करना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कह दिया जाए पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अब यहां पर हमने देखा कि एक आपका है पुलिस का आना और दूसरा है आपका चोर का भाग जाना। यहाँ पर ये दो क्लॉजेज हो गई हैं और दोनों क्लॉजेज में अब हमको यही देखना है कि ये जो दो क्लॉजेज हैं इन दोनों क्लॉजेज में कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में। तो बताइए जरा कि यहाँ पहले पुलिस आई कि पहले चोर भागे। तो आपको क्या दिख जाएगा कि चोर भाग चुके थे, अर्थात पहले आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, बाद में आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब यहीं पर कहा गया कि जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेशन कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जो कार्य बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट में करते हैं। तो पहले कार्य कौन सा हुआ, चोर भाग चुके थे। चोर भाग चुके थे तो इसका ट्रांसलेशन कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट
परफेक्ट का बॉडी ऑफ द सेंटेंस ये लिखा हुआ है। शर्त भी रखी गई कि वो किससे जुड़ा होना चाहिए, बिफोर से। अब बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले या पूर्व, तो यहाँ पर ये पहले दिया है मतलब बिफोर से जुड़ रहे हैं, और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन हम कहाँ करेंगे, सिंपल पास्ट में, और ये आपका दिया है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। अब यहां से आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद आप जो है वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद बिफोर, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो हो जाएगा। जैसे यहां पर कह दिया जाए, ठीक है, चोर भाग चुके थे, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। द थीप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब यहां पर आप चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे का ट्रांसलेशन आप कहां करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जब आप पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ, चोर भाग चुके थे, तो क्या हुआ, द थीव्स अर्थात चोर, भागना की रन अवे, अब हैड मतलब चुके थे, पास्ट परफेक्ट, द थीव्स हैड रन अवे, पहले मतलब बिफोर, किसके, पुलिस के आने से, और कौन, पुलिस, तो द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, और यहां पर आप देखेंगे क्या है, V2, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम। इस तरह से आप जो है और कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही, ध्यान देंगे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। यहाँ पर देखिए, एक तो स्कूल का पहुंचना, दूसरा वर्षा का आरंभ होना, दो बातें हुई, दो कार्य हुआ, एक ही वाक्य में दो कार्यों का वर्णन है। तो अब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम देखें कि यहाँ पर किससे जुड़े हैं, पहले से। अब पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर, तो यहाँ पर कंडीशन यह लागू हो गई कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ और कौन सा कार्य बाद में। तो पहले यहाँ पर कार्य कौन सा हुआ, वर्षा का आरंभ होना, और बाद में स्कूल पहुंचा, क्योंकि स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो पहले बारिश होना शुरू हो गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं स्कूल पहुंचा, तो यहाँ पर वर्षा आरंभ हो चुकी थी का ट्रांसलेशन कहाँ करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, और उसके बाद मेरे स्कूल पहुंचने, यानी पहुंचना ये कहाँ करेंगे, सिंपल पास्ट में। तो जब ऐसे करते हैं तो ट्रांसलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे अब बारिश होना, तो यानी जहाँ बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कहाँ करते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम इट से प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट हैड, उसके बाद V3 है, बेगिन से प्रारंभ करेंगे, तो बेगिन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिगन। इट हैड बिगन टू रेन, वर्षा आरंभ हो चुकी थी, बिफोर, मेरे मतलब सब्जेक्ट है, आई, पहुंचना मतलब रीच्ड, I, before I reached the school। इस तरह से यदि ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा ट्रांसलेशन आसानी से हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो है डुअल क्लॉज में हम जो है अफर्मेटिव की ही बात करते हैं। कहीं पर किसी एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम अफर्मेटिव से रिलेटेड ही ट्रांसलेशन या फिर जो कॉमन एरर्स होते हैं वो यहीं से रिलेटेड होते हैं। अफर्मेटिव से कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। जैसे यहां पर कह दिया जाए, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी।
यदि इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में पहला कार्य हुआ घंटी का बजना और दूसरा कार्य हुआ विद्यालय पहुंचना। दोनों को किससे जुड़ा? पहले से अर्थात पूर्व से, यानी कह सकते हैं बिफोर से जोड़ना है। तो घंटी बज चुकी थी, यहाँ पर क्या लिखेंगे? द बेल हैड रंग। सब्जेक्ट घंटी है तो द बेल लिख दिया, हैड अब बजना की रिंग होती है, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग हो गया। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इस तरह से यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव ट्रांसलेशन को देखा। ये अब यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के डुअल क्लॉज में यदि हम निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव बनाने के लिए जैसे आपको बताया गया कि निगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। यदि हम जो है बात करें निगेटिव सेंटेंस की तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है इसका ट्रांसलेशन हम कहाँ करते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज में जो करते हैं। तो जो भी चेंजेज होता है वो कहाँ होता है? प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। इसके अलावा सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो यदि निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस जो भी होगा उसको रख देंगे। अब निगेटिव बनाने के लिए जैसे यहाँ पर आपको हिंट्स में दिखाया गया कि जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेशन हम कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब यह होता है कि वह उपवाक्य जो अपना अर्थ देने में स्वतंत्र होता है और जो बाद में करते हैं उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज में करते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित। आश्रित का मतलब होता है आश्रय, अर्थात जो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो हम जो भी चेंजेस करते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज पे करते हैं, ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पे। अब यहाँ पर निगेटिव हो गया तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन है? जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेशन प्रिंसिपल क्लॉज में करते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में यही पास्ट परफेक्ट जाएगा। और निगेटिव बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट वाले में नॉट का प्रयोग करते हैं। बिफोर के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सेम वैसे ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। जैसे कह दिया जाए धोबी के आने से पहले, धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। अब यहां पर देखें तो दो कार्यों का वर्णन हो रहा है, जिसमें से एक कार्य हुआ धोबी का आना और दूसरा कार्य हुआ कपड़ा नहीं धो चुकना। अब यहां पर थोड़ी सी इससे ऐसे निगेटिव सेंटेंसेस में प्रॉब्लम फेस होती है कि हम जान नहीं पाते कि पहले इसमें कौन सा कार्य हुआ। तो कुछ समय के लिए इस नहीं शब्द को आप हाइड कर दीजिए। जैसे ही आप हाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है कि कौन सा कार्य पहले हुआ, कौन सा कार्य बाद में। धोबी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी, तो पहला कार्य यहाँ क्या हुआ? कपड़े धोने का। और दूसरा कार्य क्या हुआ? धोबी का आना। अब जब कपड़े धो चुकी थी पहला कार्य मिल गया, तो इसमें नहीं का प्रयोग करना है तो आप नॉट का प्रयोग करके ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथेज बिफोर the washerman came। before the washerman came। इस तरह से यदि हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे ट्रांसलेशन सही हो जाते हैं। इसके
आगे अभी ये जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस चल रहा है, अभी ये पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हाइड हैं और कंपटीशन से रिलेटेड हैं, और आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस है वो कंजक्शन से रिलेटेड आ जाता है और प्रीपोजिशन के थ्रू भरवाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।